नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यूआई और मैं हूं प्रवीण झा। बात बंगाल विधानसभा चुनाव की करेंगे। और बंगाल में कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि 91 लाख जो मतदाता के वोट काटे गए हैं या जिनको जो नहीं थे वहां पर एलिजिबल, जिनका नाम डिलीट किया गया है, उनके बारे में। लेकिन आज ये चर्चा करेंगे कि इन सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी बंगाल में पिछड़ क्यों जाती है। क्या बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व वाला कार्ड नहीं चल पाता है क्या? और अगर नहीं चल पाता है तो उसके लिए क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार कोई पहले से प्लानिंग कर रखी है क्या? और उसी प्लानिंग का एक हिस्सा कहा यह जा रहा है कि इस बार खास करके जो कोलकाता का एरिया है, जिसको ग्रेटर कोलकाता भी कहा जाता है, और ग्रेटर कोलकाता की जो सीटें हैं वो, या फिर आप देखिए कि पिछली बार जो 101 पूरे जो राज्य का जो चुनाव हुआ था 2021 में, विधानसभा चुनाव, उसमें 101 ऐसी सीटें थी जहां पर जीत हार का अंतर 15,000 से कम था। यानी 15,000 से कम अगर 101 सीटों पर है, और उसमें ज्यादातर सीटें जो हैं, कल हम लोगों ने आपको बताया था और परसों भी, कि पहले जो 57 सीटें हैं उसमें 29 और 28 का था। यानी 29 सीट जो है वो भारतीय तृणमूल कांग्रेस जीती थी, और 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी, जिसमें कि अंतर 8,000 से कम और 3,000 से कम का था। लेकिन आज बात 101 सीट की भी करेंगे और उससे आगे की भी करेंगे। 101 में यह मामला बिल्कुल उलट जाता है। और अगर इस वोट मार्जिन को भारतीय जनता पार्टी इस बार पाटने में कामयाब हो जाती है और हिंदुत्व वाला एजेंडा उनका अगर चल निकलता है, तो ये जो अभी तक हर जगह ये खबर फैल रही है कि ममता बनर्जी बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है, वो हो ना हो, वहां पर बिल्कुल कांटे का मुकाबला हो जाए। और अगर 101 में से आधे से भी ज्यादा सीटों पर अगर भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब हो जाती है, तो मामला बिल्कुल ही पलट सकता है। और ये आंकड़ा जो है, फिर जो 146 का 147 का आंकड़ा जो माना जा रहा है, उस पर भारतीय जनता पार्टी पहुंच जाएगी। तो ऐसे में 148 आना की चाहिए, जो आपका बहुमत का आंकड़ा है उसके लिए। लेकिन अगर उस आसपास या वहां तक भी पहुंचने में कामयाब हो जाती है, तब भारतीय जनता पार्टी के पास ये ऑप्शन होगा कि वो सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है। आज इसी सब पर चर्चा करेंगे, और इस चर्चा में हमारे वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी जी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो 101 सीटों पर जीत का मार्जिन बिल्कुल 15,000 से भी कम का था पिछले 2021 के विधानसभा चुनाव में, क्या इसको इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जहन में यह होगा कि अगर उसमें अगर सेंधमारी करने में वो कामयाब हो जाते हैं, यानी उसमें सेंधमारी करने का मेरा मतलब यह है कि उस वोट बैंक में सेंधमारी करने में अगर वो कामयाब हो जाते हैं और ज्यादातर सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी जीत लेती है, जो सीटें जीती थी वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा जिन सीटों पर तृणमूल कांग्रेस का कब्जा हुआ था, अगर उसमें वो सेंधमारी करने में कामयाब होती है, तो क्या लग रहा है कि बाजी पलट सकता है क्या? देखिए, नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को भी। अब बंगाल में बाजी पलटेगी नहीं पलटेगी वो नतीजे बताएंगे, क्योंकि पब्लिक जो है वो चुप हम्म। है और हमेशा से 2021 के बाद से देखने को मिला है कि हम्म। पब्लिक चुप रहती है, ज्यादा बोलती नहीं। तो हम्म। एक फियर फैक्टर जो है वो है। दूसरा फैक्टर जो एसआईआर का फैक्टर है। अगर हम्म। 91 लाख लोगों की लिस्ट से नाम उड़ गए हैं, कट गए हैं, तो हम्म। उसमें किसको ज्यादा नुकसान होगा, ये भी चुनावी हम्म। नतीजों को तय करेगा। हालांकि हम्म। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो बीजेपी का जो हिंदुत्व जो विचारधारा हम्म। है, वो हम्म। बांग्ला राष्ट्रवाद के साथ उसका मेल नहीं हो पाए। जैसे हम्म। इसको एग्जाम्पल से समझे, अ, जैसे बीजेपी का हिंदुत्व था और हम्म। महाराष्ट्र में बाला साहब हम्म। ठाकरे का मराठी मानुस था, मराठी मानुस हम्म। प्लस उग्र हिंदुत्व। तो हम्म। वो जब मिला था तभी बीजेपी ने वहां पैर जमाया, और पैर जब एक बार जमा दिया
तो धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र पर कंट्रोल कर लिया। बिल्कुल। लेकिन जो बांग्ला राष्ट्रवाद है, जो बांग्ला नेशनलिज्म है, वो आप देखिए, वो पाकिस्तान का जो इस्लामिक राष्ट्रवाद था उसको भी बांग्लादेश के अक्सरियत मुसलमानों ने 71 में रिजेक्ट कर दिया, उससे पहले ही रिजेक्ट कर दिया। बिल्कुल। और बीजेपी का यहाँ जो हिंदुत्व है और प्लस राष्ट्रवाद है, वो बांग्ला राष्ट्रवाद या बांग्ला अस्मिता से उसका मेल नहीं हो पाया है, क्योंकि बीजेपी को ना कोई वहां नीतीश कुमार जैसा मिला। जैसे नीतीश कुमार का सामाजिक न्याय बीजेपी के हिंदुत्व के साथ बिहार में मिल गया। प्रफुल्ल कुमार मोहंता का जो असम अखमिया राष्ट्रवाद था, वो या अखमिया अस्मिता थी या असम अस्मिता थी, वो बीजेपी के हिंदुत्व के साथ मिल गई। लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं हो पाया। और इसके पीछे आप देखेंगे तो मुझे जो कुछ मोटी मोटी वजह नजर आती है, देखिए कि ममता बनर्जी एक समय, इसको वाजपेयी ने कोशिश की थी कि एक समय वामपंथ, वाम का कब्जा था बंगाल में, और ममता बनर्जी को साथ लेकर धीरे धीरे पेनिट्रेट करने की वाजपेयी जी ने भी कोशिश की थी। वो वही मॉडल था जो बाला साहब ठाकरे के साथ बीजेपी का मॉडल था, वही मॉडल था जो प्रफुल्ल कुमार मोहंता के साथ बाद में बीजेपी ने किया। लेकिन क्योंकि ममता जी तो बिल्कुल स्वतंत्र होकर इतनी पावरफुल हो गई कि उनको बीजेपी की जरूरत ही नहीं, उन्होंने बीजेपी को पहले साइडलाइन कर दिया, तो वो अवसर बीजेपी चूक गई। दूसरी बात, राम मंदिर आंदोलन से बीजेपी का उत्तर भारत में उभार हुआ, सत्ता के केंद्र में आई, लेकिन राम मंदिर आंदोलन का कोई असर ही नहीं पड़ा बंगाल में। जय श्री राम से ज्यादा वहां जय मां दुर्गे, जय मां काली का नारा गूंजता है। अब देखिए, हम थोड़ा कल्चरल पार्ट पे आते हैं। नवरात्रि आप देखेंगे या दशहरा, जो उत्तर भारत का दशहरा है, वो बंगाल का वो दशहरा नहीं है। बंगाल देखिए, उत्तर भारत में शारदीय नवरात्र हो या चैत्र नवरात्र हो, क्या हो, बिल्कुल उसको वैसे मनाया जाता है, सादगी पूर्ण तरीके से, यानी उसमें मांसाहार का प्रयोग नहीं होता, मछली का प्रयोग नहीं। बिहार अपवाद है, उड़ीसा अपवाद है, लेकिन वो भी नवमी के दिन बिहार में बलि होती है। लेकिन बंगाल का जो नवरात्रा है उसमें 10 दिन मांस और मछली खाया जाता है। यहां तक कि आप जब बंगाल के स्टॉल में जाएंगे दुर्गा पूजा के, तो वहां मांस मछली लगी रहती है, लोग खाते हैं। बिल्कुल। तो वो बीजेपी के जो सामीस आइडियोलॉजी है, जैसे आप देखिए अमित शाह जी जब गए इस बार 14 दिन के लिए रुके हैं, तो टीएमसी के ने पोस्ट किया कि बंगाल में आपका स्वागत है और ये बांग्ला डिश है, आप खाइए। और उसमें क्या था, मछली था, मीट था, भापा मछली था। मैं ये कह रहा हूं, उसमें अगर आ जाते हैं अमित शाह, तो फिर तृणमूल कांग्रेस को ये एक और एजेंडा मिल जाएगा, अगर उस पर कुछ रिएक्ट भी करते हैं तो। नहीं, वो दूसरी, अमित शाह जी शाकाहारी हैं, मोदी जी शाकाहारी हैं। मैं रिएक्शन का कह रहा हूं कि अगर उस पर कुछ रिएक्ट करते हैं तो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ये अभी घूम के कहते हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो ये मछली मीट बंद करवा देगी। आप समझिए, वो ये कह रहे हैं कि बांग्ला के लोग जो माछ के और भात के बिना खाते नहीं है भोजन, माछ उनको दाल में चाहिए, सब्जी में चाहिए, और वो ये कह रहे हैं कि ये लोग तो शाकाहारी हैं, ये हमारे तो कल्चर में ही नहीं है, हम तो बिना मांस मछली के सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो आप सोचिए, जो आपके त्योहारों का जो डिफरेंस है, मतलब त्योहार का नाम सेम है, त्योहार को मनाने का तरीका है। तो वो जो राष्ट्रवाद मैंने बोला, जो हिंदुत्व, और ऐसा विश्लेषण आपको नेशनल मीडिया पे नहीं मिलेगा, वो हिंदुत्व ऊपर ऊपर की बात कर देते हैं। लेकिन जो बांग्ला का जो अस्मिता है, जो राष्ट्रवाद है, जो राजा राम मोहन राय, चाहे स्वामी विवेकानंद, और जो अब देखिए सुभाष चंद्र बोस जी के परपोते ने अचानक बीजेपी छोड़ दिया। बिल्कुल। सौरभ गांगुली को ये मनाते रह गए कि आप फेस बन जाइए बंगाल में, क्योंकि गांगुली भद्रलोक को रिप्रेजेंट करते थे, वो नहीं आए बीजेपी के साथ, क्योंकि बीजेपी का जो हिंदुत्व नेशनलिज्म है, हिंदी उनका भाषा से टक्कर हो जाता है। बीजेपी कहती है हिंदी हिंदी, वहां बांग्ला बांग्ला। जो जय श्री राम का नारा, वहां वो नारा नहीं है, वहां है जय मां काली। और आप देखिए जय मां दुर्गे। अब इस बार देखिए, जब शुभेंदु अधिकारी का नॉमिनेशन हो रहा था भवानीपुर में, और अमित शाह जी गए वहां, अमित शाह जी को एक तस्वीर दी शुभेंदु जी ने, और वो था महिषासुर मर्दिनी की, यानी मां दुर्गे की।
वहां राम सीता की तस्वीर नहीं दी। अब बिल्कुल। देखिए इस अभी मैं ये कह रहा हूं कि कितना माइन्यूट डिफरेंस है। तो उस चीज हम्म। को जो नागपुर के संघ कार्यालय के प्रचारक जाते हैं, उस चीज को पकड़ ही नहीं पाते, बंगाल की नब्ज को वो समझ नहीं पाते कि हम्म। बंगाल, अच्छा बीजेपी क्या करती है, बीजेपी उस तरह की पॉलिटिक्स करती है कि अपने वर्करों को यूज किया, फेंक दिया, कोई मतलब नहीं। हम्म। बंगाल में ऐसा नहीं होता है, वहां ब्लड बात हो रहा है तो आपको खड़े रहना है अपने वर्कर्स के साथ। तो उस हम्म। तरह से या तो कम्युनिस्ट लड़ती थी या अब टीएमसी लड़ती। अब कम्युनिस्ट कमजोर हो गए, एक साफ हुए तो साफ ही हो गए। और सिद्धार्थ शंकर हम्म। रे जब हटे कांग्रेस से, मतलब मुख्यमंत्री पद हम्म। से कांग्रेस के, तो उसके बाद कांग्रेस कभी नहीं उभरी। जबकि प्रणब मुखर्जी जैसा बड़ा स्टलवर्ट लीडर जो है वो कांग्रेस के केंद्र बिंदु में था राष्ट्रीय राजनीति में, लेकिन उनकी पकड़ बंगाल हम्म। की राजनीति पर नहीं। तो ये बांग्ला जो अस्मिता है, बांग्ला भाषा, बांग्ला नेशनलिज्म, बांग्ला कल्चर, उसको बीजेपी के और आरएसएस के आइडियोलॉग अभी तक समझ नहीं पाए। और जो बांग्ला हम्म। का पॉलिटिकल कल्चर है, जो इसमें वायलेंस है, एग्रेसिव पॉलिटिक्स है। हाँ, इस बार आप देखिए ममता दीदी का नाम नहीं ले रहे, वो उनको पता है ममता दीदी का नाम लेंगे बैकफायर कर जाएगा। तो वो क्या कहते हैं, निर्ममता की सरकार हटानी है। इस बार आप देखिए हर जगह मोदी जी, अमित शाह जी हम्म। कहते हैं निर्ममता। निर्ममता बिल्कुल। मतलब की सरकार हटानी है। तो ये कुछ मोटा मोटी इस पर घंटों बोला जा सकता है, लेकिन हाँ, ऐसी नहीं बातें जो संजीव जी, लेकिन हम आएंगे थोड़ा सा, क्योंकि हम ग्रेटर कोलकाता, जो कि खास करके उत्तर बंगाल, मुर्शिदाबाद, बांकुरा हो, पुरुलिया हो, या पूर्वी पश्चिमी मेदिनीपुर हो, इन सब को अगर देखें तो इन सभी को जोड़ करके लगभग लगभग 126 के आसपास सीटें आती हैं। और इन 126 सीटों में आप देखिए कि 40 छोड़ करके अधिकतर सीटों पर तृणमूल कांग्रेस का कब्जा था। अब एक 86-87 सीटों पर लगभग तृणमूल कांग्रेस का कब्जा था। इसमें ये जो पूरा इलाका है, अगर मैं सही हूं तो बिल्कुल 100, सॉरी माफिए, 107 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस का कब्जा था। यानी 126 में से 107, 18 सीट ही मात्र भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। तो इस बार क्या ग्रेटर कोलकाता को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कोई प्लानिंग है क्या? क्या आपको जमीन पर इस प्रकार से कुछ नजर आ रहा है क्या? क्योंकि आप लगातार बंगाल को फॉलो करते हैं, तो बंगाल में आपको लग रहा है क्या कि ये जो इलाका जहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर है, वहां पर इस बार उनके नेता कुछ वहां कर पा रहे हैं? और अगर 107 सीट जो पिछली बार तृणमूल कांग्रेस को मिली थी 126 में से, अगर उसमें कुछ ये 50-50 करने में भी कामयाब होती है, तभी कुछ खेल बदल सकता है। आपको लगता है कि वहां पर कुछ दिख रहा है आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? ठीक है। देखिए मेरा एक अलग तरह का विश्लेषण है। आपने कई क्षेत्रों के नाम लिए। देखिए हम्म। उत्तर जो बंगाल है, जिसमें सिलीगुड़ी है, दार्जिलिंग का पूरा इलाका है, और उसमें कुछ नेपाली मूल के भी लोग रहते हैं, गोरखा, और जो बिल्कुल। ट्राइब्स असम में रहते हैं वही ट्राइब्स वहां भी रहते हैं, बुक्सा, हम्म। या आप इधर आ जाइए तो कोच राजवंशी, और फिर नाम शूद्र मीन्स वही मतुआ। मतुआ और समुदाय। जो आपने कहा पुरुलिया, झारग्राम, ये सब जो है जंगल महल का इलाका, यहां भी एसटी में बीजेपी की पकड़ है, एससी एसटी, और ऊपर पहाड़ पे पकड़ है बीजेपी। लेकिन हम्म। सिक्के का दूसरा पहलू है, ये मैं थोड़ा साउथ बंगाल पे बाद में जाऊंगा। सिक्के का हम्म। एक बड़ा पहलू ये है प्रवीण जी, जिसको, जो ममता बनर्जी के लिए समझिए वो बहुत बड़ा किला है। जो हम्म। आपका मुस्लिम प्रभाव वाली जो सीटें हैं, लगभग हम्म। 112 के आसपास मानी जाती। वैसे अब एसआईआर हम्म। के बाद हो सकता है कि उसकी संख्या 100 हो जाए। तो पिछले बार बिल्कुल। 112 में से 106 सीटें टीएमसी ने जीती, मुस्लिम प्रभाव। हम्म। और मैं कुछ जिलों के नाम भी बोल देता हूं, जो हम्म। मालदा है, मुर्शिदाबाद है, दिनाजपुर है। इसमें मुस्लिम हम्म। आबादी 50% या उससे अधिक है। और दो हम्म। जिले जो हैं, दक्षिण 24 परगना और बीरभूम, यहाँ पे 35% हम्म। मुस्लिमों की आबादी। और इन क्षेत्रों में 89 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां मुस्लिम आबादी 30% से अधिक। और टोटल हम्म। ओवरऑल कर लीजिए 112 सीटों पर 25% से ज्यादा मुस्लिम है। और 2021 के विधानसभा चुनाव में जहां 35% मुस्लिम वोटर थे, उनमें 89 में से 87 सीटें टीएमसी ने जीती। और मुस्लिम अब प्रभाव की बताइए। 112 सीटों में से 106 टीएमसी ने जीती, जबकि भाजपा हम्म। केवल 5 है। हाँ ठीक है, हम्म। एसआईआर के बाद ये 106 इतना बड़ा मार्जिन है प्रवीण जी, 112 में से। हम्म।
कि आप इसको 90 पर भी ला देंगे ना, तो ओवरऑल रिजल्ट में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। अब आइए हिंदू बहुल सीटें। हिंदू बहुल टोटल सीटें 182 हैं। अब कहिए अगर बीजेपी का वही, मैं इसलिए मैंने कहा कि जो बीजेपी का हिंदू राष्ट्रवाद है वो बांग्ला राष्ट्रवाद उसको उसमें घुल मिल नहीं पा रहा है, मेल्ट नहीं कर पा रहा है। सारे उदाहरण मैंने दिए। और ये कहें कि ममता बनर्जी जो है वो बांग्ला राष्ट्रवाद से जो है वो हिंदू राष्ट्रवाद को एक प्रकार से टक्कर दे देती है और वहां पर वो आगे निकल जाती है। नहीं, देखिए ममता बनर्जी क्या करती हैं, ममता बनर्जी काली घाट पर पूजा भी करती हैं, चर्च में भी जाती हैं, और ईद का प्रेयर होता है तो उसमें, ईद का नमाज होता है तो उसमें भी जाती है। अभी ईद में गई थी कलकत्ता में जहां हुआ था। और थोड़ा सा मैं विषयांतर नहीं होना चाहता हूं, पहले इस रिलीजियस कार्ड के आधार पर जो फ्रेगमेंटेशन है उसको मैं बताना चाहता हूं, उसके बाद मैं आऊंगा कि ममता बनर्जी दोनों को साथ लेकर चल रही है, हिंदू को भी और मुसलमान को भी। उन्होंने, जैसे राहुल गांधी क्या है, वो अपीजमेंट में इतने आगे बढ़ गए हैं कि वो हिंदुओं को भूल गए हैं, लेकिन टीएमसी नहीं, ममता बनर्जी नहीं। आप देखिए, बस एक उदाहरण दे दूं, जब ये ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर जो कहा कि कोलकाता में हम मिसाइल मारेंगे, तो बिल्कुल अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा कि हम जीतेंगे तो हम पाकिस्तान पर कब्जा कर लेंगे। आप देखिए, ये वही लाइन है जो बीजेपी बोलती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अपीजमेंट के अलावा ममता जी एक बड़ा हिंदू वोट को भी वो रिप्रेजेंट करती है। वो काली घाट में जाती है, पूजा करती है। अभी इस बार देखिए, मैं इस बार बता रहा हूं ईद का, वो कलकत्ता के एक पॉश इलाके में ईद की नमाज हुई, जिसमें पूरे प्रदेश से मौलाना साहब आए थे, वहां बैठे, सब हुआ। उसी दिन काली घाट चले गए शुभेंदु अधिकारी, उसी दिन। तो कवरेज वहां भी होने लगी कि शुभेंदु अधिकारी काली घाट गए। लेकिन अब ममता बनर्जी सोच रही थी कि काली घाट जाऊंगी तो लोग कहेंगे शुभेंदु की नकल कर रही है, वहां से निकल के किसी और मंदिर में चली गई वो दुर्गा जी की, और उसकी भी कवरेज हुई। यानी आप अगर सुबह आप देख रहे हैं ममता बनर्जी को मुस्लिमों के साथ, दोपहर तक वो मंदिर में पूजा कर रही हैं। और स्पेशली सी इज अ ब्राह्मण, वो ब्राह्मण समाज से आती हैं, और जब वो संस्कृत का पाठ करती हैं, और आप जानिए जो बांग्ला रामायण भी अलग है, बहुत सुंदर लगता है वो सुनने में, जब बांग्ला रामायण का पाठ होता है, बांग्ला महाभारत का पाठ होता है। तो मुझे लगता है कि ये चीज टीएमसी ने वो स्पेस नहीं दिया है बीजेपी को घेरने कि बीजेपी कहती है कि संतुष्टिकरण, लेकिन वो वहां का जो हिंदू समाज है, खास करके जो भद्रलोक है, जो 144 सीटों पर पकड़ रखता है, वो जो मानने की तैयार नहीं है कि एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी बालिका जो अति गरीब परिवार में पैदा हुई थी, और वो आज भी पूजा करती है, हर रोज पूजा करती हैं। अभिषेक बनर्जी पूजा करते हैं, उनको वो हिंदू विरोधी नहीं मानने को तैयार है। क्यों? क्योंकि जो जितना आप देखेंगे, चाहे वो हावड़ा हो, हुगली हो, कोलकाता कॉर्पोरेशन हो, नॉर्थ 24 मतलब तो ये हुआ ना कि ये लोग कितना भी कुछ कर लें, चाहे अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, या भारतीय जनता पार्टी के और भी नेता हो, या वहां के लोकल लीडर हों, ये लोग कितना भी वहां के, जो आपने कहा कि 146 सीटों पर, जिस पर कि 140 से 146 सीटें, जहां पर भद्र लोगों का जो खास करके उनका प्रभुत्व वाला वो क्षेत्र है, वहां तो छोड़िए, बाकी जगहों पर भी वो ममता को जो डिफेम करने की स्थिति में नहीं है, कि ममता को ये कहने की स्थिति में नहीं है कि ममता बनर्जी जो है वो हिंदू विरोधी है, ऐसा वो भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता वहां पर कर नहीं पा रहे हैं। क्या इसको करने में यहां से, केंद्र से लेकर वहां के लोकल लीडर तक बिल्कुल नाकाम रहे, या ममता बनर्जी की ऐसी छवि है जिसको लेकर के वहां के भद्र लोग ये मानने को तैयार नहीं है? हाँ, वहां का जो बड़ा हिंदू समाज है वो ये मानने को तैयार नहीं है कि ममता बनर्जी बिल्कुल हिंदुओं को इग्नोर कर दिया उन्होंने, ऐसा नहीं, ऐसा लोग नहीं मानते। और आप देखिए, जहां हिंदू बहुल सीटें हैं वहां हिंदू समाज से ही कैंडिडेट है टीएमसी का, और वो ज्यादा पॉपुलर है बीजेपी के उम्मीदवार से ज्यादा। अच्छा, वो जो वर्कर है क्लब जो हर मोहल्ले में है, वो वहां के लोगों को, ठीक है, वो आरोप उन पे बहुत सारे लगते हैं, लेकिन अगर किसी को कार्ड में नाम जुड़वाना है, राशन कार्ड में जुड़वाना है, तो वही दौड़ के सबसे पहले पहुंचते हैं। कोई दुर्घटना होती तो वही सबसे पहले पहुंचते हैं। और वही क्लब टीएमसी का पूरे बंगाल में अद्भुत दुर्गा पूजा
का आयोजन भी कर। हम्म समझने की बात है, अगर लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि टीएमसी, बंगाल के हिंदुओं को टीएमसी ने इग्नोर कर दिया, ये बीजेपी अभी तक कन्विंस नहीं कर पाई वहां के लोगों को। अब आइए, एक जो चीज मैं कहना चाहता था, एक तो हमने बता दिया कि 112 सीटें मुस्लिम बहुल हैं, जिसमें 2021 में 106 सीटें ममता बनर्जी ने जीती थी। अब आइए, 182 ऐसी सीटें हैं प्रवीण जी, जिसके जिसका नतीजे का फैसला हिंदू करते हैं। अब सोचिए, अगर 106 सीटें ममता जी वहां से जीत रही हैं, तो उनको बहुमत के लिए कितना चाहिए? 182 में केवल 42, केवल 42, केवल 42। तो ये चीज जो है, अब इसमें देखिए, ये जो 182 सीटें थी प्रवीण जी, इसमें भी जो हिंदू बहुल सीटें थी, इसमें 109 सीटें टीएमसी ने जीती, और 72 जो है वो किसने जीती? बीजेपी ने जीती। 72 इस इलाके में बीजेपी ने जीती। ये चीज है कि यानी 60% हिंदू, मतलब टोटल हिंदू का 60% हिंदू अभी भी टीएमसी को वोट दे रहा था 2021 में। तो ये देखने की बात है, इसलिए मुझे लगता है कि 60% सीट दे रही है वहां पे, क्योंकि आपने ही कहा कि 182 में आप देखिए कि 70 ही उनके खाते में, 72 सीट बीजेपी के खाते में, बाकी सभी सीटें तो चली गई टीएमसी के खाते में, और उधर 106 सीट जो है 112 में मिल रही है टीएमसी गए। हाँ, 109 उधर से को मिल गया था, और 106 जो है वो मिल गया मुस्लिम बहुल में, तो 215 का जादुई आंकड़ा उन्होंने छू लिया। तो अब मान लीजिए एसआईआर से कितना भी घटेगा, ठीक है, 106 सीटें जो मुस्लिम वाली सीटें, वहां अगर मान लीजिए 20 घट गया, 86 पे आ गया मामला, तो इतने जो मतुआ वोटरों के नाम कटे हैं, इतनी महिलाओं के नाम कट गए, ओबीसी महिलाओं के, एससी महिलाओं के, तो क्या वो बीजेपी को नुकसान नहीं होगा? प्रोपोर्शनल बीजेपी को अगर 5% का भी नुकसान होता है, तो सीटों पे ज्यादा अंतर पड़ेगा प्रवीण जी। बिल्कुल। तो ये सब सारे पहलू हैं, इसलिए मुझे लगता है कि इंतजार करना चाहिए, क्योंकि एसआईआर के बाद पहली बार कोई इलेक्शन हो रहा है, और ऐसा एसआईआर हुआ ही नहीं था आजादी के बाद से कि 91 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हों। तो वो देखते हैं, और बहुत सारे घुसपैठिए भी भागे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, घुसपैठिए भागे हैं, घुसपैठ एक समस्या है, इससे इनकार नहीं किया जाता। और ये तो ममता बनर्जी जी ने लोकसभा में बोला था। एक आखिरी सवाल लेंगे कि क्या इसका कुछ फायदा, और खास करके जो वहां पर आपने जिसका जिक्र किया भद्रलोक का, क्या इसका कुछ फायदा वहां पर इस बार भद्रलोक कुछ ज्यादा शिफ्ट होते हुए आपको भारतीय जनता पार्टी के तरफ दिख रहे हैं? क्योंकि जो एसआईआर की वजह से 91 लाख लोगों का नाम कटा, या जो लोग बंगाल छोड़कर चले गए, क्या उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी बेहतर काम कर रही है, एसआईआर करवा रही है, तो ये जो है ये बेहतर काम है, और ऐसे में अगर बंगाल में जो मतलब दूसरे जगह से आकर के कब्जा करके रखे थे उनकी जमीनों पर, वो अगर छोड़कर चले जाते हैं, तो वो वोट क्या भारतीय जनता पार्टी के तरफ टिल्ट होता हुआ आपको दिख रहा है? नहीं, देखिए, जो घुसपैठ की समस्या है प्रवीण जी, वो ज्यादातर साउथ बंगाल में नहीं है, वो यही है मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, इन्हीं सब इलाके में, तो उसका इंपैक्ट वहां तक नहीं जाता। और चाहे वो बेलाडांगा हो या और भी जितने भी वहां पे जो भी विवाद उठे, वो अधिकतर उससे एससी समाज प्रभावित हुआ, उससे भद्रलोक प्रभावित नहीं हुआ। तो उसमें भी ममता बनर्जी ये मान के चलती कि अपने इस इलाके में प्रभाव नहीं बढ़ने देना है, या कोई ऐसा वायलेंस नहीं होने देना है जिससे कि वहां वोट रिलीजन के नाम पे पोलराइज हो जाए। इसके बाद देखिए, टीएमसी क्या है, वो वहां के लिहाज से सोचिए 24/7 पॉलिटिक्स कर रही है। अब क्या है, यहां इलेक्शन जैसे ही हारती है बंगाल में, बीजेपी का सारा जो मशीनरी वो फिर दिल्ली आ जाता है, तो वो जो 5 साल की तरफ कूच कर जाती है। जी, बस बिल्कुल। तो हाँ, ये जरूर है कि शुभेंदु अधिकारी ने बिल्कुल जमीनी लड़ाई लड़ी है और काफी मेहनत की है, और यही वजह है कि आज जो कांग्रेस 2014-16 तक अच्छी स्थिति में थी वहां पर, वो रिप्लेस करके बीजेपी ने कब्जा कर लिया अपोजिशन पर। अब मान लीजिए, अब मामला टीएमसी और बीजेपी में ही है,
बीजेपी का ये लक्ष्य है कि चलो ठीक है, एक बार और टीएमसी जीत जाए, हम 77 से उस आंकड़े को 90 तक भी पहुंचा दे या 100 तक पहुंचा दे, तो ये उनकी नैतिक विजय हो जाएगी, और तब वो अगला ताकत लगाएंगे जब अगला इलेक्शन। तो बीजेपी और आरएसएस तो वैसे भी लॉन्ग टर्म का सोच कर चलती है, उनको पता होगा कि वो नहीं जीत सकते, इंटरनल सर्वे होगा, बहुत सारी चीजें हैं। मैंने तो देखा है साउथ बंगाल में आप जाइए तो बीजेपी कैंडिडेट का लोग नाम नहीं जान रहे हैं, वहां के लोग इलेक्शन क्या जीतेंगे। वो कुछ ऐसा ही है प्रवीण जी कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जब हवा बना रहे थे बंगाल में, बिहार में, तो हम लोग तो यही कहते थे कि वो कितना भी हवा, जो बिहार की राजनीति को जानते हैं वो जानते सोशल इक्वेशन क्या है। और बाहर से ऐसा लगता है कि वोट नहीं डाले जाते हैं। हाँ, बाहर से ऐसा लगता है कि तेजस्वी बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड, या राहुल गांधी ने पूरी कोशिश की बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड की, लेकिन वो कैसे करेंगे जब वहां मुख्यमंत्री बैकवर्ड, मुख्यमंत्री ओबीसी समाज का हो, और 35 साल से ओबीसी समाज का मुख्यमंत्री हो, तो वो कार्ड नहीं चला तो हार गए। और फिर जो भत्ता मिलता है बहुत सारी महिलाओं को, लड़कियों को, कन्याश्री प्रकल्प, लक्की भंडार योजना और सुकन्या श्री, सौभाग्यश्री और बहुत सारी ऐसी योजनाएं, और डीम भात जो गरीब भात लोगों के लिए 5 रुपए में डीम भात का व्यवस्था सरकार की तरफ से होता है, हर शहर में हर जगह 5 रुपए में डीम भात खा सकते हैं। तो एक ठीक है, सब में कोई परफेक्ट नहीं होता है। और देखिए, मेरे से एक बीजेपी नेता ने पूछा कि आपको क्या लगता है कि क्यों बंगाल में इतना वायलेंस होता है या दंगा भी हो जाता है, तो राष्ट्र शासन लागू नहीं होता। तो मेरा ये जवाब था स्पॉन्टेनियसली कि भाई ऐसा है कि आप अगर बंगाल में जहां दंगा होगा वहां आप राष्ट्र शासन लागू कर देंगे, और कल बीजेपी शासित राज्य अगर दंगा हो गया तब क्या करेंगे? तब आपका यही विपक्ष तो यही कहेगा कि इस लॉजिक को लागू कीजिए, यहां भी राष्ट्रीय शासन लागू कीजिए। मणिपुर में हुआ राष्ट्रीय शासन, लेकिन कब हुआ? जब हद पिट गई, जब बिल्कुल हाथ से सारी चीजें निकल गई। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक जो दर्शक इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के जरिए देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, कमेंट भी करते रहिए। आपको ये डिबेट कैसा लगा जरूर बताइए। अगर आप फेसबुक पेज के जरिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को अपने वॉल पर शेयर कर दीजिए। एक्स हैंडल पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए क्यू वाइब के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।